मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप सबको आप सबका हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को आज देख करके एक साथ। आज के इस प्रोग्राम में बेसिकली जैसा कि आपने देखा है, हम लोग आज बेसिकली बात करने जा रहे हैं रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी तरफ से म्यूट कर दूं। 25 मिनट के प्रेजेंटेशन के बाद फिर हम लोग वापस कुछ सवाल जवाब लेंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। इस तरह हम 2 ब्रेक में सवाल जवाब लेंगे। तो मैं अभी आप सबको म्यूट करने जा रहा हूं। आप में से कोई भी सवाल करना चाहे तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन 20 मिनट बाद डालेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम आज के कार्यक्रम की तरफ, आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नहीं ठीक, लेट नहीं बोला ठीक हो जाए। खाली तू नहीं तू रेस्ट करू, खाली दिगंबर के पटेगा मैं हला। दोस्तों, जीएसटी चाहे इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कह लीजिए, चाहे इसे गुड एंड सेफ टैक्स कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये अपने आप में अब तक का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉ इन इंडिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। काम बहुत है और बाकी आपका और क्या माहौल का काम रहा बताइए ना। मेरा तो ही करेगा, क्या करूं मैं बताइए। मैं तो ये रटा इसलिए दीजिए बोल रहा हूँ, फिर देखते हैं। ये तो पकड़ा दूंगा। आप बिल्कुल पर्ची दीजिए। कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। अब क्लियर है? चित्रकारी शुरू हो गई, चलिए अच्छा है। जैसा कि साथियों हम लोग बात कर रहे थे, जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट कह लीजिए, गुड एंड सिंपल टैक्स कह लीजिए, ग्रेट एंड सिंपल टैक्स कह लीजिए, अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कंट्रोवर्शियल टैक्स रिजाइम है इंडिया का। पूरा का पूरा जीएसटी अगर किसी 2 खंभों पे खड़ा है साथियों, आप सब जानते हैं कि एक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अगर हमने इनपुट टैक्स को सही ढंग से समझ लिया, हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सही ढंग से समझ लिया, तो साथियों हम हमारे साथ हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबका भला कर पाएंगे। हम रेवेन्यू के फेवर में भी काम कर पाएंगे, देश के फेवर में भी काम कर पाएंगे, क्लाइंट्स के फेवर में भी काम कर पाएंगे। लेकिन ये चीज को हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेडली ड्राफ्ट किया हुआ है कि इसे समझने के लिए हम लोगों को जॉइंट स्टडी करनी पड़ेगी। और आज इसीलिए ये प्रोग्राम आज किया गया है, ये वेबिनार किया गया है कि आज हम लोग सब मिल करके जीएसटी के किसी एक खास पहलू को हम बारीकी से देखें और ये देखें कि सरकार चाहती क्या है इनपुट रिवर्सल के नाम पर। इसके पहले कि मैं जीएसटी के बाकी मुद्दों पर आऊं, एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि आप लोगों को किसी को आइडिया है कि इंडिया में आज की डेट में जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस कितने होंगे? मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में इंडिया में 1.21 करोड़ अप्रोक्सीमेट रजिस्टर्ड बंदे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, एक्टिव बंदे हैं। इसमें असम
सिर्फ 1,80,000 के आसपास है। पर 1 लाख में जहां इंडिया में 1,000 से ऊपर 1% से ऊपर लोग रजिस्टर्ड बंदे हैं, वहां आसाम में 586 है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आसाम में आने वाले समय में टैक्सेबल पर्सन्स की संख्या काफी बढ़ने वाली है। आसाम में प्रोफेशन का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। जिस दिन डिपार्टमेंट सही ढंग से काम करने लग जाएगा, काफी सारे नए डीलर्स इस लूप में जुड़ेंगे और प्रोफेशन डेवलप होगा। जीएसटी लॉ में अगर सबसे अच्छा सेक्शन कोई सा है, सबसे अच्छा प्रोविजन कोई सा है, तो वो है साथियों, जैसा आप जानते हैं, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 की आज हम बात करेंगे। फिर हम उन रेस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे जो सेक्शन 16 और सब सेक्शन 1 पर हावी हो रही है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। महावीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बगड़िया जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब आवाज आ रही है सब? आज के प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 की। उसके बाद हम देखेंगे कि 16(1) में जो इनपुट हमें मिल रहा है उसमें से किस तरीके से हमें अपॉर्शनमेंट करना है सेक्शन 17(1) और सेक्शन 17(2) में। हम 17(3), 17(6) की चर्चा करते हुए रूल 42 और 43 पे आज डिस्कशन करेंगे और हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में से किस तरीके से हमें टैक्स रिवर्सल करना है। और ये जब हम प्रैक्टिकली कर चुके होंगे तो आज के इस प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में हम सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, 17 सब सेक्शन 2, रूल 42 एंड रूल 43 का क्रिटिकल एनालिसिस करके हम देखेंगे कि क्या इसमें कितने प्रोविजन है जो वैलिड है, कितने ऐसे प्रोविजन है जो आने वाले समय में कोर्ट कचहरियों का चक्कर काटने वाले हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 आपने सबने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा सेक्शन है जीएसटी एक्ट का, जो एक ब्लैंकेट परमिशन देता है रजिस्टर्ड पर्सन को कि वो जो चाहे वो इनपुट ले सकता है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो भी बंदा रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में, वो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी उन कंडीशन के तहत जो कि रूल्स में प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं या जो कि रूल 36 या 40 में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, 49वें सेक्शन में जिस तरीके से इसे स्पेसिफाई किया गया है, विल बी इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड on any supply of goods or services or bought to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger। इसकी खास बात क्या है साहब? इसकी खास बात यह है कि 16(1) में सरकार कह रहा है कि अगर आप इन कोर्स ऑफ आपके बिजनेस, योर बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस में यूज करने के लिए अगर आप कोई भी सर्विस ले रहे हैं, कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं और उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो उस टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस की बात की गई है, जो कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब होता है प्रिस्क्राइब अंडर रूल, नॉट अंडर एक्ट। यानी रूल 36 से लेकर के 40 तक जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसके अलावा, और
49 के मैकेनिज्म के अलावा आपको ब्लैंकेट परमिशन दिया जा रहा है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन इतनी अच्छी परमिशन देने के बाद, इसके पहले कि मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ इस बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है? एक सेकंड हम आपका ध्यान चाहेंगे बिजनेस वर्ड पर। बिजनेस वर्ड हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर क्लॉज 17 ऑफ सेक्शन 2, which says any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit, पैसे के बेनिफिट के लिए किया गया हो या ना हो, और सबसे बड़ी बात, any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to subclause A, or supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business। यानी आपका बिजनेस के शुरू करने से लेकर के बिजनेस खत्म करने तक सारे के सारे काम जो है वो बिजनेस ही माने जाएंगे, भले ही वो प्रॉफिट मोटिव से हो या ना हो। अब इस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को आप अगर 16(1) के साथ देखते हैं तो आपके पूरे बिजनेस में आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी इनपुट ले रहे हैं, उसके लिए आप इंटाइटल्ड है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। आई थिंक आई एम क्लियर। 16(1) आपको एक डीलर को ब्लैंकेट परमिशन दे रहा है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है अगर वो सामान वो यूज कर रहा है या यूज करना चाहता है इन कोर्स ऑफ इन फर्दरेंस ऑफ इन बिजनेस और इन फर्दरेंस इन कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। नाउ ये करने के बाद जब सेक्शन 16 जब कर दिया गया, उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इतना ब्लैंकेट परमिशन तो नहीं दिया जा सकता, तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज के साथ शुरू होता है और 4-5 कंडीशंस नए लाद देता है कि आपके पास इनवॉइस होना पड़ेगा, आपको गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड होनी पड़ेगी, सामने वाले बंदे ने टैक्स पे कर दिया होना पड़ेगा, आपने रिटर्न लगा दी होनी पड़ेगी और आपने 180 दिन के अंदर अंदर उसका पेमेंट कर दिया होना पड़ेगा। 16(2) में ये कंडीशन लगाने के बाद फर्दर 16(3) में आकर के रेवेन्यू ये कहता है, एक्ट ये कहता है कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं और उस पर टैक्स अमाउंट पर अगर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी या तो आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आपको कह रहा है कि आपको इनपुट मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप जब चाहो इनपुट ले लो, आपके इनपुट लेने का एक समय सीमा है। वो समय सीमा है अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर महीने के रिटर्न फाइलिंग की डेट या आपके एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की डेट, उन दोनों में जो भी पहले हो। इतने सारे कंडीशन लगाने के बाद फिर सेक्शन 17 पिक्चर में आता है, जो कि आज हमारा विषय वस्तु है, जो आज हमारा सब्जेक्ट है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 कहता है कि सब आपको हमने परमिशन दिया है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन हमने ये कहा है कि आप उन वस्तुओं के लिए इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं जो आप अपने बिजनेस में यूज करने वाले हैं। यानी जिस चीज को आप अपने बिजनेस में यूज नहीं करेंगे, घरेलू पर्पज में यूज करेंगे या एनी पर्पज अदर देन बिजनेस में यूज करने वाले हैं, तो उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इस तरह का कोई सामान आपने खरीदा हो, कोई सर्विस ली हो जो कि 2 कामों में आ रहा हो, आपके बिजनेस में भी लग रहा हो और आपके पर्सनल काम में भी लग रहा हो, तब आपको आपकी क्रेडिट उतनी ही मिलेगी जिस प्रोपोर्शन में आपका वो इनपुट आपके बिजनेस में लग रहा है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 बिजनेस और नॉन बिजनेस खर्चे को अलग कर दे रहा है। अब सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि सब नॉन बिजनेस की बात तो हो गई, लेकिन हम आपको उन चीजों का क्रेडिट क्यों दें जिसका यूज करके आप ऐसे किसी सप्लाई को अंजाम देने वाले हैं जिस पर आप रेवेन्यू को टैक्स ही नहीं देंगे। तो 17(2) कहता है
कि अगर आपका कोई भी इनपुट है जो कि पार्टली टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रहा है, पार्टली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में यूज हो रहा है, तो आपका जो इनपुट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा टुवर्ड्स, उसका जो प्रोपोर्शन है फॉर व्हाट, फॉर सप्लाई ऑफ इफेक्टिव, फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई। यानी सेक्शन 17(1) और सेक्शन 17(2) आपके जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वहां एक कंडीशन लगा दे रहा है कि साहब आपको बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे तभी मिलेगा, और बिजनेस पर्पस में भी टैक्सेबल सप्लाई के लिए करेंगे तभी मिलेगा। 17(1) और 2 करने के बाद सर 17(3) में क्या कहता है कि 17(2) में जो बातें कही गई थी कि टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में जो सामान यूज किया जाएगा उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा, तो वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब क्या होगा? वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का वो मतलब नहीं होगा जो एक्ट के अलग हिस्सों में होता है। यहाँ पर एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब काफी बड़ा कर दिया गया है, जिसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज, आपकी वो सप्लाई जिसमें आरसीएम पे सामने वाले को टैक्स पे करना है, वो सारे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अंदर आ जाएंगे। मैं 17(1) और 2 पढ़ जाता हूँ, फिर रूल 42 की तरफ पढ़ेंगे। वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द registered person partly for the purpose of any business and partly for other purposes, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as it is attributable to the purposes of his business. Very good. Where the goods or services both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies and partly for effecting exempt supplies, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies, including zero rated supplies. अब सर 17(1) एंड 17(2) में आपको रेस्ट्रिक्शन तो कह दिया कि आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये तरीका कौन बताएगा, कैलकुलेशन किस तरह किया जाए? तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 6 में जीएसटी लॉ कहता है कि गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब द मैनर फॉर सेक्शन 17(1) एंड 17(2). तो 17(6) में जो पावर गवर्नमेंट को दिया गया था, उस पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने 2 रूल बनाए, रूल 42 और रूल 43। ये 2 रूल जो है जिस पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। रूल 42 बेसिकली इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज की बात करते हैं। इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज, यानी कैपिटल गुड्स के अलावा जो भी सामान हम ले रहे हैं, जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, वो रूल 42 में कवर हो जाएगा, और कैपिटल गुड्स रूल 43 में कवर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स क्या है इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं अगर जीएसटी की डिफिनेशन बता दूं, हर वो वस्तु जिसे आप कैपिटलाइज करते हैं वो कैपिटल गुड्स है। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे आप लोग? मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड।
आप में से कोई अगर सवाल करना चाहे तो खुद को अनम्यूट करके सवाल कर सकता है। कोई सवाल? अब मैं आ रहा हूं रूल 42 की तरफ। रूल 42 में बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके पास क्या क्या सामान आ सकते हैं। आपने जो भी सर्विसेज ली है या जो भी सामान खरीदा है उसका आप क्या करेंगे? या तो उसे टैक्सेबल सर्विसेज में यूज करेंगे, या उसे नॉन बिजनेस पर्पज में यूज करेंगे, या उसे एग्जेम्प्टेड पर्पज में यूज करेंगे, या फिर किसी ऐसे पर्पज में यूज करेंगे जो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों सप्लाई से रिलेटेड हो, या फिर ऐसे किसी पर्पज में यूज करेंगे जो आपका पर्सनल भी हो और बिजनेस से रिलेटेड भी हो। रूल 42 कह रहा है कि यदि आपने टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट में कोई परचेज किया है, कोई इनवर्ड लिया है, तो उस पर आपको इनपुट मिलेगा, उसमें कोई झमेला नहीं है। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दीजिए, उस पर सेक्शन 17(1) की कोई कहानी नहीं आएगी, 17(2) की नहीं आएगी। अगर आपने जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाईज के लिए अगर आपने कोई इनपुट लिया है तो उसको आप ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दीजिए, वहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। If used for exempt outward supplies or non-taxable outward supply, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम वस्तु पर टैक्स नहीं देंगे, एग्जेम्प्ट सेल कर रहे हैं, तो एग्जेम्प्ट अगर हम राइस बेच रहे हैं तो राइस के लिए जो हम गनी बैग्स खरीदेंगे, उन गनी बैग्स पर जो टैक्स हमें देना पड़ेगा वो उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, और उसको हम ईसीएल में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ तक तो स्थिति क्लियर हो गई। अगर आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कोई खरीदा, अपने घर के लिए एयर कंडीशनर खरीदा है, तो जाहिर बात है कि उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, उसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में नहीं ले सकते। इसके अलावा जो कुछ बचा वो आपके आ गए कॉमन क्रेडिट, यानी आपने गोडाउन का भाड़ा दिया, उस गोडाउन में टैक्सेबल गुड्स भी रह रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स भी रह रहा है, वो आपका कॉमन क्रेडिट हो गया। आपका वेइंग मशीन है जिसमें टैक्सेबल गुड्स भी आप नाप रहे हो, एग्जेम्प्टेड गुड्स भी नाप रहे हो, तो अगेन ये कॉमन गुड्स हो गया, कॉमन क्रेडिट होगी। अब इस कॉमन क्रेडिट को आप किस तरीके से अकाउंट फॉर करोगे या किस तरीके से उसका क्रेडिट लोगे, यही रूल 42 की कहानी है। रूल 42 में बड़ा टफ सा फॉर्मूला दिया हुआ है, मेरा आप लोगों से गुजारिश है उस फॉर्मूला को पूरा का पूरा इग्नोर कर दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन क्रेडिट, सिर्फ उन क्रेडिट को छांट लीजिए जो कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों में यूज हो रहा हो, जो कि पर्सनल और बिजनेस दोनों में यूज हो रहा हो। इस तरह के जितने भी है उनको कॉमन क्रेडिट के रूप में इकट्ठा कर दीजिए, बाकी यथा योग्य भुगता दीजिए। जिस पर इनपुट मिलना है उस पर ले लीजिए, जिस पर नहीं मिलना है उस पर नहीं मिलना है। अपना कंसर्न अभी रूल 42 में है जो कॉमन है। अब कॉमन वाला अगर अपना निकल गया तो फिर करना क्या है, अपना कॉमन इनपुट से 50,000 रुपया है, उसको हमें कितना पे इनपुट लेंगे और कितना पे इनपुट छोड़ेंगे, ये डिसाइड करेगा हमारा टर्नओवर, हमारा टैक्सेबल टर्नओवर और हमारा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर की रेशियो में हमारा ये टैक्स जो है, इनपुट टैक्स है, ये बढ़ जाएगा। और द अमाउंट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल टर्नओवर वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रह जाएगा, बाकी निकल जाएगा। यानी अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखेंगे,
मान लेते हैं, मैं एक सिचुएशन की परिकल्पना कर रहा हूं, अगर इस टेबल को अगर आप लोग देख लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि रूल 42 में आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गनी बैग्स, आपने गनी बैग खरीदा जिस पर 2 लाख रुपया आपने टैक्स पे किया, और उन गनी बैग को यूज करेंगे आप चावल बेचने में, जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई मानी जाएगी। ये 2 लाख रुपए आपके इनपुट है। आपने शुगर खरीदा, उस पर 1 लाख रुपए इनपुट टैक्स दिया, तो ये इलिजिबल आईटीसी होगा क्योंकि शुगर टैक्सेबल है। आपने एक लैपटॉप की रिपेयरिंग करवाई, उस पर 30,000 रुपया आपका टैक्स लगा। मैंने ज्यादा बता दिया, 3,000 बताता अच्छा रहता। चलिए 30,000 रुपया मान लेते हैं, लैपटॉप की रिपेयरिंग का टैक्स बन गया। और वो जो लैपटॉप है साहब, वो आप बिजनेस में भी यूज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत घर के कामों में भी यूज हो रहा है। आपने स्टाफ के लिए खाना खुराकी, फूड एंड बेवरेजेस पर कुछ खर्चा किया, जिस पर क्रेडिट है 24,000 रुपया टैक्स आपने दिया है। तो साहब स्टाफ के फूड पर जो आपने टैक्स पेमेंट किया है, क्या उसका इनपुट आपको मिलेगा? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करता है, जहां पर कहा गया है कि फूड एंड बेवरेजेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। वो हम लोग बात तब करेंगे जब हम कभी 17.5 पर चर्चा कर रहे होंगे। आज हम मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लॉक्ड क्रेडिट है। एक मैंने एयर कंडीशनर रिपेयर करवाया घर के लिए, उस पर 20,000 रुपया मेरा इनपुट टैक्स लगा, जो कि मेरा बिजनेस के साथ उसका कोई संबंध नहीं। दूसरा, मेरा बैंक चार्जेज और ऑडिट फीस पर 10,000 रुपया का मेरा टैक्स लग गया, और टोटल मेरा टैक्स लगा 3,84,000 रुपया। और उस पीरियड में मेरा टैक्सेबल सप्लाई है 3 करोड़ रुपया और एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 1 करोड़ रुपया, यानी टोटल सप्लाई है 4 करोड़ रुपया। यानी जो भी कॉमन क्रेडिट होगा वो 3 और 1 की रेशियो में बटेगा। 3 टैक्सेबल में जाएगा, 1 एग्जेम्प्टेड में जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व कितना हुआ साहब? 3,84,000। इसमें से इंटेंडेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज इन नॉन बिजनेस पर्पजेस, एयर कंडीशनर की जो हमने रिपेयरिंग कराई है, ये हमें पता था कि हमें नॉन बिजनेस के लिए लगना है, इसका इनपुट हम नहीं ले सकते, इसको हम लेस कर देंगे। हमने गनी बैग्स खरीदे चावल के लिए, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए, हमें इसका इनपुट नहीं मिलेगा, हम इसको लेस कर देंगे। और क्या लेस करेंगे? स्टाफ का जो फूड एंड बेवरेजेस का जो खर्चा था, जो कि 17.5 में हमारा ब्लॉक कर दिया गया है, उसको भी तो हम बात देंगे। तो यानी ये तीनों जो खर्च इनपुट है जो हमें नहीं मिलने वाले हैं, उसको हम बात दे देते हैं, तो हमारा बैलेंस जो है ईसीएल में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जा सकता है, वो बचता है 1,40,000 रुपया। यानी चीनी पर 1 लाख रुपया बच गया, बैंक चार्जेज ऑडिट फीस पर 10,000 बच गया, और लैपटॉप पर 30,000 बच गया। अभी 1,40,000 रुपया क्या पूरा इनपुट मिल जाएगा? जी नहीं। चीनी चूंकि आपके एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में जा रहा है, तो वो 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। बाकी बचा 40,000 रुपया, जो कि आपका कॉमन इनपुट टैक्स है। आपका कॉमन इनपुट टैक्स क्या है? लैपटॉप पर जो आपका लगा और बैंक चार्जेज ऑडिट फीस पे जो लगा, क्योंकि इस दोनों में जो पैसे आपके लगे हैं, जो भी खर्चा आपने किया है, उसका यूज आप सप्लाई और टैक्सेबल गुड्स में भी कर रहे हैं, या टैक्सेबल सप्लाई में भी कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में भी कर रहे हैं, इसलिए सारा का सारा इनपुट आप नहीं ले सकते। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे? कैलकुलेशन क्या होगा इस 40,000 का? इस 40,000 में
40,000 into exempted supply divided by total supply into exempted supply divided by total supply will be the amount which will be attributable to the exempt supply. आप सब यहाँ पर मैथमेटिक्स का मास्टर, आप समझ सक रहे हैं कि 10,000 रुपया ये कैलकुलेशन बैठेगा, यानी 10,000 रुपया का इनपुट आपको नहीं मिलेगा। ये जो 10,000 का इनपुट आपको नहीं मिलेगा, आपने तो 40 का ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये 10,000 रुपए आप 3B में, उस महीने के 3B में आप आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ दोगे। ये तो हो गया कि आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई की कहानी निकल गई। लेकिन यहाँ पर आपका एक इश्यू और भी था कि आपका जो 40,000 रुपया था, इसमें आपके घरेलू खर्चे भी शामिल थे। तो इस तरह का कॉमन क्रेडिट में यदि आपके नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं तो कॉमन खर्चा टोटल, मैं अगेन कह रहा हूं, टोटल कॉमन खर्चा 40,000, 40 में से 10 बात नहीं जाना है, 40,000 का 5% आप ये मान लेंगे कि ये आपका इनपुट इसलिए अलाउ नहीं होगा कि यह प्रोपोर्शनेटली आपके घरेलू काम के लिए भी गया। यानी 10,000 और 2,000, 12,000 के इनपुट आपको नहीं मिलेंगे और ये 12,000 रुपए आप GSTR 3B में आपके आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ेंगे। यानी आपको कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000, यानी 1,28,000। साहब ये तो आपका 1 महीना का निकल गया। आपने 1 महीना का कैलकुलेशन कर दिया कि इस महीना में मेरा 3,40,000 रुपया टोटल लगा था, जिसमें मुझे इस पर मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा, और 40,000 रुपया मेरा कॉमन क्रेडिट था जिसको मैंने उस महीने के टर्नओवर के रेशियो में बांट दिया, और जो हिस्सा मेरा टैक्सेबल से रिलेटेड था उतना का नेट मैंने क्रेडिट लिया। वो इस तरह किया कि मैंने पूरे अमाउंट का क्रेडिट ले लिया और जितना मेरे को रिवर्ट करना था उतना मैंने GSTR 3B में आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आपने 1 महीना कर दिया, ये आपको 12 महीना हर महीना करना है। लेकिन 12 महीने का 12 बार नहीं करना है, आपको 12 महीने का 13 बार करना है। यानी आपका जब साल समाप्त हो जाएगा, जब आपका फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा, तब आपको पूरे साल का कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना है, पूरे साल का कॉमन क्रेडिट निकाल लेना है, आपको पूरे साल का एग्जेम्प्टेड सप्लाई निकाल लेना है, आपको पूरे साल का टैक्सेबल सप्लाई निकाल लेना है, और उस प्रोपोर्शनल में आपको ये निकालना है कि आपका ऐसा कितना अमाउंट इनपुट है जो कि आपको मिलना चाहिए, कौन सा अमाउंट है जो आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने वो अमाउंट निकाल दिया, से आपका अपने साल भर में 3 लाख रुपया कॉमन क्रेडिट था और आपका कैलकुलेशन दिखा रहा है कि 2 लाख रुपया पे आपको इनपुट मिलना था और 1 लाख पे इनपुट नहीं मिलना था, लेकिन आपका 12 महीना का टोटल ये बता रहा है कि आपने 1,90,000 रुपया का इनपुट लिया है और 1,10,000 को रिवर्ट कर दिया। यानी आपने मंथली कैलकुलेशन के चक्कर में 10,000 रुपए इनपुट आपने कम लिए हैं सरकार से। तो सरकार कह रही है कोई इश्यू नहीं है साहब, आपने कम लिया है, अब ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के सितंबर महीने तक के रिटर्न में आप उस 10,000 रुपया को इनपुट टैक्स क्रेडिट में जोड़ दीजिए और ले लीजिए। खुदा ना खास्ता इसके विपरीत स्थिति आती है कि आपने
1 लाख 2 लाख रुपए इनपुट लेना था, 1 लाख का नहीं लेना था, आपने 2,10,000 ले लिया और 90,000 ही रिवर्ट किया था। इन दैट केस सरकार कह रही कि वो 10,000 रुपए मेरे को वापस दे दो, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक के रिटर्न में वो 10,000 रुपए आप वापस दे दोगे। किस तरह से वापस दोगे? आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ दोगे। लेकिन जब आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ने जाओगे तो सरकार कहती है कि साहब दान के साथ दक्षिणा भी चाहिए, यानी आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? 18% पर एनम। इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर के डेट से लेकर के जिस दिन आप पैसा जमा दे रहे हैं उस दिन तक के पीरियड का 18% से कैलकुलेशन करके आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट जायज है या नाजायज है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं रूल 42 को जितना समझा पाया हूँ वो ये है कि साहब रूल 42 पहली बात है कि ये उन चीजों के लिए डील कर रहा है जो कि कैपिटल गुड्स नहीं है। उसमें जो भी आपका इनपुट मिला है उसमें वो कह रहा है कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, वो आप ईसीएल में ले जाइए, हमें उससे मतलब नहीं है। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए हमें उससे भी मतलब नहीं है, उस पर आपको मिलना ही नहीं है। आपके घर के लिए एक्सक्लूसिवली है तो हमें उससे भी मतलब नहीं है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। आपका कोई रेस्ट्रिक्टेड या ब्लॉक्ड इनपुट क्रेडिट है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, उसको भी हटा दीजिए। इसके बाद आपके जितने एलिजिबल क्रेडिट है जो कि आपने पार्टली टैक्सेबल सप्लाई में, पार्टली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में खर्चा किया है या पार्टली घरेलू काम में और पार्टली बिजनेस काम में खर्चा किया, उनको इकट्ठा कीजिए और उसको कॉमन क्रेडिट मान लीजिए। और उस कॉमन क्रेडिट को आप इन प्रोपोर्शनेट टू टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई करके आप क्रेडिट ले लीजिए। और अगर आपका खुदा ना खास्ता कुछ पैसा आपने कुछ इनपुट आपके पर्सनल काम में भी लगा है, नॉन बिजनेस काम में भी लगा है, तो आपके टोटल कॉमन क्रेडिट का 5% इरेस्पेक्टिव ऑफ यूजेज आप उसको रिवर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर आपके पास प्लानिंग का मौका है। अगर कोई खर्चा इस तरीका का आता है कि 1,000 रुपए का ऐसा खर्चा है या 500 रुपए का ऐसा खर्चा है जो कॉमन में आ जा रहा है और घर के लिए भी जा रहा है, तो उसको आप कैलकुलेशन करके देखिए कि टोटल 5% का डिसअलाउ करवाने के बजाय इस पर्टिकुलर खर्चा को हम डिसअलाउ क्यों नहीं करवा दें। आप ये प्लानिंग कर सकते हो कि जैसे गनी बैग्स खरीदे हैं, गनी बैग्स अगर खरीदते समय शुगर के गनी बैग्स और राइस के गनी बैग्स आप अगर अलग अलग खरीद के अलग अलग अकाउंट फॉर करते हैं तो आपको ज्यादा फायदे में रहता है, या साथ में करते हैं तो ज्यादा फायदा में रहता है। ये कैलकुलेशन, ये टैक्स प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं बशर्ते कि आपका क्लाइंट, आपका डीलर आपको हेल्प करना चाहे या दूसरे शब्दों में आपका हेल्प लेना चाहे। रूल 42 में बात करने के बाद हमारे पास अब दूसरा रूल बचता है, रूल 43। रूल 43 जैसा मैंने आपको बताया कि भैया आपने 42 की बात कर ली, 42 में किस चीज की बात नहीं की हमने? हमने रूल 43 में बात नहीं की कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स अगर आपके बिजनेस में आप ले रहे हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन अगेन वही सवाल उठ रहा है कि आपको क्या सारी चीजों पे मिल जाएगा या कुछ चीजों पे ना भी मिलेगा। आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स आपको कब मिलेगा? पहला कंडीशन क्या है याद है आपको? 16(3) का मैंने बताया था कि अगर डिप्रिसिएशन आपने नहीं लिया है तो, अगर डिप्रिसिएशन ले लिया है टैक्स अमाउंट पर तो उस पर फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। और जिस पर आपका सेक्शन 17(1) और 17(2) का प्रोविजन अट्रैक्ट होता हो, यानी आपका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड हो और जो कैपिटल गुड्स
आपके टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों से जुड़ा हुआ हो, या आपके बिजनेस पर्पज और नॉन बिजनेस पर्पज दोनों से जुड़ा हुआ हो। ऐसी सरकमस्टेंसेस में जो भी कैपिटल गुड्स आएगा उसका डील करेंगे हम रूल 43 में। अब देखिए साहब, अगर आप नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज करने के लिए कोई कैपिटल गुड्स लेते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, उसको हटा दीजिए। एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अगेंस्ट में अगर कोई आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं उस पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, उसको भी हटा दीजिए। अगर 17(5) में ब्लॉक कर दिया गया है, आपने मोटर कार खरीदी है जिसे 17(5) में ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसको भी हटा दीजिए, उस पर भी कोई नहीं मिलने वाला है। एक इश्यू और है जिसको मैं रूल 42 की डिस्कशन करते समय भूल गया, और मैं ही नहीं बोल के सरकार भी भूल गई थी। आपने सुना होगा ना या देखते होंगे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज में आपको क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस एंड दिस सर्कमस्टेंसेस आपके रेट ऑफ टैक्स क्या होंगे? 5% होंगे, लेकिन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप अगर रियल एस्टेट वाले हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी 0.75% इंटू 2 होगा, लेकिन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप अगर आउटडोर कैटरिंग कर रहे हैं तो 5% टैक्स होगा, लेकिन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा वो सेक्शन और रूल में कहाँ है? यानी जब हम 42 और 43 में कैलकुलेशन करेंगे और उसमें जब एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दो पार्ट करेंगे, तो वो जो रेस्टोरेंट सर्विस है, वो जो हमारी आउटडोर केटरिंग सर्विस है, उसको हम एग्जेम्प्टेड में पकड़ेंगे या टैक्सेबल में पकड़ेंगे? मेरा ये सुझाव है, टू अवॉइड लिटिगेशंस, आप इसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई में ही मान के चलना है। अब यानी आपके यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस का जो भी इनपुट है उसको पिक्चर से हटा दीजिए, खर्चा में लिख दीजिए। यूज्ड फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसको खर्चा पे लिख दीजिए। डिनाइड अंडर सेक्शन 17(5) है, खर्चे में लिख दीजिए। यूज्ड इन आईटीसी ब्लॉक्ड सप्लाई, खर्चे पे लिख दीजिए। कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। अगर वो आपका कैपिटल गुड्स अगर आपके टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई यानी सेज का सप्लाई, एक्सपोर्ट का सप्लाई में यूज हो रहा है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कोई इश्यू नहीं। आप पूरा का पूरा पैसा को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दीजिए, आपका इनपुट मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर कोई आपके पास कैपिटल एसेट्स आया है जो कि नॉन बिजनेस पर्पज में भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में भी नहीं है, जो ब्लॉक्ड भी नहीं है, आईटीसी ब्लॉक के अगेंस्ट में भी नहीं है, और टैक्सेबल के अगेंस्ट में भी नहीं है, जीरो रेटेड सप्लाई के अगेंस्ट में भी नहीं है, यानी वो कॉमन क्रेडिट है जो कि एक से ज्यादा पर्पज में काम में आ रहा है। अब इस कॉमन क्रेडिट जो है इसको लेकर के अपने को सारा कैलकुलेशन करना है, इसीलिए रूल 43 बना हुआ है। यानी रूल 43 में हम उस मशीन की बात करेंगे जो हमने इसलिए खरीदी, जो कैपिटल एसेट्स हमने इसलिए खरीदा कि उसका उपयोग हम एक टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों में कर सके, या बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में कर सके। अब इसमें तीन स्थिति आ सकती है कि एक तो मैंने इस महीने एक मशीन खरीद ली और मुझे पता है कि ये दोनों में यूज होगा, बहुत सहज एंड सिंपल ये उदाहरण है। दूसरा क्या है कि मैंने 6 महीना पहले एक मशीन खरीदी और उसको मैंने टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदी और उसका इनपुट ले लिया। 6 महीने यूज करने के बाद अब उस मशीन को यूज करते हुए मैं टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों ही बनाऊंगा। तीसरा कंडीशन एक ये भी हो सकता है कि मैंने एक मशीन खरीदी
कि मैं सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाऊंगा, मैंने उसकी इनपुट नहीं ली और 6 महीने बाद मैं ये सोच रहा हूं या मैंने किया है कि मैं उस मशीन से 2 प्रोडक्शन बनाना शुरू कर दिया, 2 प्रोडक्ट बना रहा हूं, एक पर टैक्सेबल है, एक एग्जेम्प्टेड है। यानी अब क्या हुआ कि ये जो तीनों मशीन है, ये तीनों मशीन की क्रेडिट जो है कॉमन क्रेडिट हो गई। अब तीनों मशीन की क्रेडिट जो है वो हमको प्रोपोर्शनेटली मिलेगी। अब ये किस तरह से मिलेगी ये हम लोग देखते हैं रूल 43 में। देखिए साहब, इसका मूल मंत्र क्या है? मैंने एक लैपटॉप खरीदा, ओके सर, 50,000 रुपए का लैपटॉप है, मान लीजिए 10,000 रुपया इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने दिया। अब ये 10,000 रुपया जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है, इसमें मेरा बिजनेस क्या है कि मैं चावल भी बेच रहा हूँ, मैं चीनी भी बेच रहा हूँ, यानी मैं टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई कर रहा हूँ, मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है साहब? अब मैं टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स दोनों ही सप्लाई कर रहा हूं, तो जायज बात है कि मैं वो लैपटॉप का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मैं हजम नहीं कर सकता। ये बेसिक फैब्रिक्स के अगेंस्ट की बात हो जाएगी, यानी मुझे प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो, मैं मनी लेंडर हूं, तुम लोगों को पैसे की प्रॉब्लम रहती है, तुम लोग ऐसा करो कि जिस महीने में तुम लोगों ने मशीन खरीदा है ना, जिस महीने में तुमने कैपिटल गुड्स खरीदा है ना, उसी महीने में इनपुट ले लो 100%, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप उसमें 90% टैक्सेबल करो, 10% नॉन टैक्सेबल करो, या 90% नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड करो, 10% टैक्सेबल करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट आप ऐसा करो, पूरा का इनपुट क्रेडिट आप पहले महीने में ले लो। ठीक है साहब, हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, वो 10,000 की जगह मैं करता हूँ 60,000 का लैपटॉप था, सिर्फ 12,000 रुपया मेरा इनपुट रहा। अब मैंने क्या किया कि साहब मैंने 12,000 रुपये इनपुट ले लिए। अब सरकार कह रही है कि बेटा तुमने ले लिया, तो अब इस लैपटॉप यानी कोई भी कैपिटल गुड्स आप जीएसटी पर्पस के लिए जाओगे तो उसकी जिंदगी हम मानेंगे 5 साल, यानी 60 महीने, जो कहीं कहीं 20 क्वार्टर कहा जाएगा, कहीं कहीं 60 महीने कहा जाएगा। 60 महीने की जिंदगी उसकी रहेगी, तो उस जिंदगी के हिसाब से आपको 60 महीने तक प्रोपोर्शनेटली रिवर्सल करना पड़ेगा। अब यानी 12,000 रुपया जो मैंने इनपुट लिया, उसका अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो पर महीने 200 रुपया मेरा आता है कॉमन। तो मेरे को 60 महीने तक 200 रुपया कॉमन क्रेडिट मानना पड़ेगा और उसको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। अब वो 200 रुपया का अगर मैं टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल में अगर ये करूं तो मुझे लगेगा कि 50 रुपया मेरे को रिवर्स करना है हर महीने। अगर मेरा टर्नओवर रेशियो 3:1 का रह जाता है, या अगर रेशियो चेंज होता तो वो रेशियो चेंज होते जाएगा और मेरे को हर महीने कुछ पैसे रिवर्सल करने पड़ेंगे। रिवर्सल मैं कैसे करूंगा? 3B में जोड़ूंगा। लेकिन सरकार ने कहा ना कि मैं तो मनी लेंडर हूं, तो उनको इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट किस रेट से चाहिए? 18% से। किस दिन से चाहिए? जिस दिन आपने इनपुट क्रेडिट लिया। यानी आप आज एक मशीन खरीद लेते हैं, उसका इनपुट क्रेडिट आज ले लेते हैं, तो अगले महीना जब आप प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करेंगे तो उस रिवर्सल अमाउंट पर 1 महीने का इंटरेस्ट आपको सरकार को देना पड़ेगा। 6 महीने बाद आप देंगे, 6 महीने बाद अगर आप यही कैलकुलेशन फिर करना पड़ेगा तो 6 महीने बाद 6 महीने का देना पड़ेगा और 60वां महीना आपको 59 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। मैंने एक पॉलिशिंग मशीन खरीदी राइस के लिए, जिसकी इनपुट टैक्स लगा 60,000 रुपया। चूंकि ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, में यूज होना है, इसलिए मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। कोई संदेह इस पर?
राइस एग्जेम्प्टेड है, इसको पॉलिश करने के लिए एक मशीन ला रहा हूं तो उसका इनपुट मुझे नहीं मिलेगा, बट्टे खाता जाएगा। मैं एक वेइंग मशीन खरीदता हूं जिस पर मैं सिर्फ चीनी तोलूंगा, उस पर इनपुट 18,000 रुपया तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। आप इसको 100% एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में यूज कर रहे हैं तो आपको कौन रोकेगा? तो चलिए साहब 18,000 में भी कोई लफड़ा नहीं है, 60,000 में भी लफड़ा नहीं है। अब साहब तीसरी चीज मैंने क्या किया, मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया, उस पर मैंने टैक्स दिया 9,900 रुपया। और अब मेरे अकाउंटेंट को मैं बोल रहा हूँ कि भैया तुम क्या करोगे तुम जानो, लेकिन ये लैपटॉप को तो भैया मैं बिजनेस में भी यूज करूंगा और शाम को घर ले जाऊंगा और घर ले जाकर के वहां गेम भी खेलूंगा और चैट भी करूंगा। तो क्या करेगा वो अकाउंटेंट? 9,900 रुपया को क्या करेगा? कॉमन क्रेडिट मान लेगा। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीद ली, उस पर टैक्स दिया 24,000 रुपया। जैसा कि आपको पता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए में कहा गया है कि मोटर व्हीकल पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और मोटर व्हीकल के डिफिनेशन में मोटरसाइकिल आती है, अतः यह ब्लॉक्ड क्रेडिट है, इस पर भी नहीं मिलेगा। ये पैसा पूरा का पूरा बट्टा खाता गया। आपने घर के लिए मैंने एयर कंडीशनर लगाया 60,000 रुपया, 10,800 रुपया का मेरे को टैक्स लगा, क्या इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैंने करेंसी काउंटिंग मशीन खरीदी, उस पर 9,000 रुपया मैंने टैक्स दिए। वो करेंसी काउंटिंग मशीन मेरे क्या काम में आएगी? मैंने चावल के पैसे भी गिनने हैं, मैंने चीनी के पैसे भी गिनने हैं, यानी मैं टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज करूंगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में भी यूज करूंगा, यानी ये कॉमन क्रेडिट हो गया। तो कॉमन क्रेडिट कितना हुआ साहब? 9,900 प्लस 9,000 यानी 18,900 रुपया मेरा कॉमन क्रेडिट हो गया। कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर है साहब। यहाँ 18,000 होगा, यहाँ 18,900 नीचे वाला होगा। तो ये 18,900 रुपया साहब जो कॉमन क्रेडिट है, इसको हम क्या करेंगे, इस महीने का हम टैक्सेबल सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई के रेशियो में क्या करेंगे, 18,900 को हम पहले तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो रुपए कितने आएंगे? 300। एक बार हम 900 को इग्नोर करते हैं तो 300 रुपए आ गए। अब इस 300 रुपए को मैं टैक्सेबल और टोटल सप्लाई के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो मेरा एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन एग्जेम्प्टेड सप्लाई आएगा 75 रुपीज। मैं वो 75 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्ट करूंगा। किस तरह करूंगा? मैं 3B में लिखूंगा, और ऐसा मैं कब तक करूंगा? 60 महीने तक करूंगा उस पर्टिकुलर एसेट को लेकर के। आप लोग क्वेश्चंस में नहीं देख पा रहा हूँ। मैं एक बार इसको रोकता हूँ स्क्रीन शेयरिंग को, मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या। एक क्वेश्चन है राहुल जैन, विथ रिगार्ड टू रूल 42 ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC, if you are exporting goods which are already exempt, whether it will be considered as exempt supply or taxable supply, because exports are considered as zero rated supply and zero rated supply are considered as taxable one. राहुल जी इस पर हालांकि एक साइलेंट है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है, ये इश्यू तो पहले और भी किसी प्लेटफॉर्म पे उठा था, आप इसको जीरो रेटेड सप्लाई ही मानिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। अकॉर्डिंगली आप उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या?
सर here we will reverse 5% for personal use. Yes, अगर मैं रूल 42 की बात कर रहा हूँ, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन कैपिटल गुड्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ द यूज, मैंने कितना यूज किया है, मैंने एक दिन के लिए लैपटॉप यूज किया है या 300 दिन यूज किया है, मेरे को कॉमन क्रेडिट का 5% खर्चा में भुगताना पड़ेगा, कॉमन क्रेडिट का 5%। In case of lift installed in business premises, whether ITC allowable? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिस पर हम लोग अलग से कभी बात करेंगे, 17.5 पर जब डिस्कशन करेंगे। इस पर ऑलरेडी 2 या 3 एडवांस रूलिंग आ गए हैं जो नहीं मिलेगा कह रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर यह है कि मिलना चाहिए। हाँ राहुल जी, लिफ्ट पर आप और कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। If lift is installed in premises which solely given on rent, ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था मॉल को लेकर के सफारी रिट्रीट्स में, उसमें ये कहा गया था कि 17.5 का जो रेस्ट्रिक्शंस है इमोबल प्रॉपर्टी को लेकर के, वो रेस्ट्रिक्शंस वहां एप्लीकेबल नहीं होगा जहां की उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया जाए। लेकिन वो मैटर अभी सब जुडिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट है और काफी सारे हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है। और इस सिचुएशन में हम लोगों को ये सजेशन कर रहे हैं कि आप लोग अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो आप इनपुट ले लीजिए, 2 सावधानी रखिए, उस इनपुट को यूज मत कीजिएगा और अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को लिख दीजिए कि साहब हमने हमारे इस इमोबल प्रॉपर्टी में लिफ्ट लगाया है, इस पर मैंने इनपुट लिया है, ये मैटर disputed hai, the matter is sub judice before the honorable apex courts, we have claimed it but we are not going to utilize it unless and otherwise there is a clear cut judgment from the apex court। ये करके आप निकल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2 साल बाद आता है, ठीक है सर, और उस समय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यस आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप लेने जाएंगे तब आपको बोलेगा कि भाई साहब आप लेंगे कैसे, आपका तो 16/4 में जो टाइम लिमिट है वो पार हो चुका है, यानी ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, ठीक है ना। तो अब मैं वापस स्क्रीन में आ जाता हूं, शेयर में। साहब एक सिचुएशन की परिकल्पना कीजिए, मैं एक मशीन 1 करोड़ रुपए में खरीद रहा हूं। कब खरीद रहा हूं? 10 अक्टूबर 2017, डेट ध्यान से देखिएगा साहब। 1 करोड़ रुपए की एक मशीन में 10 अक्टूबर 2017 को खरीद रहा हूं और मैं उस पर जीएसटी पे कर रहा हूं 18 लाख रुपया। लेकिन मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करता हूं क्योंकि मैं इसको एग्जेम्प्टेड गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहा हूं। क्लियर? अभी क्या हुआ, 2 मई 2018 को साहब मैंने अपना बिजनेस का तरीका बदल लिया और उस मशीन से मैंने 2 चीजें बनानी शुरू कर दी, एक टैक्सेबल है, एक एग्जेम्प्टेड है। समझ में आ गया ना। 10 अक्टूबर 17 को मैंने 1 करोड़ की मशीन खरीदी, 18 लाख रुपया उस पर मैंने टैक्स दिया, उसको मैंने एग्जेम्प्टेड काम में लगा दिया। मैंने इनपुट न मिलना था ना मैंने क्लेम किया। लेकिन 2 मई 2018 को मैंने उस मशीन को नए काम पे लगा दिया कि भैया तुम अब दोनों काम कर, तू टैक्सेबल सप्लाई में भी लग जा, तू एग्जेम्प्टेड सप्लाई में भी लग जा। और अकॉर्डिंगली अब मई 2018 में जब मेरे को इनपुट क्लेम करना है तो क्या मुझे इनपुट मिलेगा? 10/10/2017 की मशीन थी। तो साहब अगेन एक अच्छा क्लॉज है, यहाँ सरकार कहती है कि साहब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करो, वो जो 18 लाख रुपया था ना, आपने टैक्स दिया था, जो आपको इनपुट नहीं लेना था आपने नहीं लिया,
वो इनपुट अब ले लो मई महीने में 18 लाख रुपए। मैं पूछा 18 लाख पूरा ले लूं सब? नहीं, पूरा नहीं ले सकते। आप ये देखो कि जिस दिन आपने परचेज किया, इनवॉइस का जो डेट है, और जिस दिन आप अभी यहाँ इस महीने में जब इसको चेंज कर रहे हो बिजनेस का पैटर्न, इसमें आपके कितने क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर चले गए। तो साहब मैंने कहा कि देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 17 का एक क्वार्टर गया, जनवरी फरवरी मार्च का एक गया, अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर गया, पार्ट को मान ले तो 3 क्वार्टर मेरे इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो कहा कि भाई मैंने कहा था ना आपको कि आपका 20 क्वार्टर का लाइफ होता है, यानी 20 पर क्वार्टर 5% आपकी वैल्यू कम जाती है सामान की, यानी 3 क्वार्टर जब आपके पार हो गए तो एक 18 लाख रुपए का 15% आप लेस कर दो, बचा कितना? 15,30,000 रुपए आपके पास बच गए। अब वो कहते हैं कि ये 15,30,000 रुपए का आप क्रेडिट आज ही ले लो, भले ही आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में और टैक्सेबल गुड्स दोनों में इसको यूज करने वाले हो। वेरी गुड, मैंने 15,30,000 रुपए का ईसीएल में डाल दिया। अब देखिए साहब ये कैलकुलेशन समझ में आने वाली चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15,30,000 की क्रेडिट तो मैंने ले ली। अब ये सवाल उठता है कि इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि मेरे को हर महीना प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिवर्सल करना है। कैलकुलेशन का तरीका वही जो मैंने नई मशीन के लिए था। तो क्या कहा कि साहब जो 18 लाख रुपया जो आपका है ना, इसकी लाइफ तो 60 महीना है, यानी पर महीना 30,000 रुपया पड़ता है। तो आप 30,000 रुपया करके हर महीना रिवर्ट कर दीजिए। हाँ, पूरा मत कीजिएगा, आपका जितना टैक्सेबल का यूज हुआ है उतना रख लीजिए, बाकी रिवर्ट कर दीजिए। मैंने कहा 30,000 रुपया पूरा? बोले नहीं 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 नहीं, हम यहाँ गलती कर रहे हैं, आप उसका फायदा उठा लीजिए। ये क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, 15,30,000 को 60 से डिवाइड करना है, 18 लाख को नहीं। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है साहब, ध्यान दीजिएगा, आपके क्लाइंट का कुछ फायदा करवा देंगे। 18 लाख का 60 से डिवाइड करें तो 30,000 रुपया महीना रिवर्ट होना चाहिए, कॉमन क्रेडिट में जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जिस अमाउंट को आपने आज क्रेडिट लिया ना 15,30,000 रुपया, उसको 60 से डिवाइडेड कर दो और वो आपका कॉमन क्रेडिट हो जाएगा। यानी मैं 15,30,000 को 60 से डिवाइड करूं तो मेरा आ रहा है 25,500 रुपया, और अगर 18 लाख को डिवाइड करूं तो आ रहा है 30,000 रुपया, यानी 4,500 रुपया मेरे कम आ रहे हैं। अगर मैं रूल के वर्ड्स के हिसाब से जाऊं तो भाई क्या फर्क पड़ता है, रूल के वर्ड्स के हिसाब से चलते हैं ना। तो वो 25,500 रुपया मेरे को मिला। अब देखिए मैंने एक बात और लिखी थी कि टर्नओवर मई 2018 का जो है ना, टोटल टर्नओवर था 10 करोड़ रुपया और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर था 5 करोड़ रुपया, है ना, ऊपर 4 नंबर पॉइंट। यानी ये जो 25,500 रुपए है, इसको मैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों बराबर रहे हैं मेरे। एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में आधा लगा, टैक्सेबल में आधा लगा, यानी 12,750 रुपया मेरे टुवर्ड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई रहा, 12,750 रुपया टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई रहा। और ये जो टुवर्ड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई था 12,750 रुपये, ये मेरे को रिवर्ट करना है साहब। और ये रिवर्ट कितना महीना करना है? 60 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। यानी आपके 7 महीना अगर चले गए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 7 महीना चले गए तो 53 महीना आपने और करना है। लेकिन पहले महीने के बाद जब भी आप रिवर्ट करेंगे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से चालू होगा? मई 2018 से चालू होगा। समझ गए ना साहब?
यानी अगर आपकी मशीन आपने खरीद ली और इनपुट आपने नहीं लिया, ये जानते हुए कि हमारा इसमें टैक्सेबल काम में नहीं आने वाला है, और बाद में उसका काम बदल जाता है, तो आप उसका पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस्ड वैल्यू पर ले सकते हैं, और उसका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपको हर महीना रिवर्ट करना पड़ेगा एज पर द रेशियो ऑफ योर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। सब ये एक सिचुएशन आ गई कि जहां मैंने इनपुट नहीं लिया था। अब मैं इसका उल्टा कहानी बता रहा हूं। केस नंबर 3, वहां पर मैंने 1 करोड़ की मशीन ली, 18 लाख रुपया टैक्स दिया, वही डेट, सब कुछ वही, लेकिन उस मशीन का मैंने क्या किया कि साहब उसको मैंने टैक्सेबल गुड्स में लगा दिया, और 18 लाख रुपया मैंने इनपुट क्रेडिट ले ली। कब ली? अक्टूबर 2017 में। और अगेन 2 मई 2018 सेम डेट, मैंने केवल सिचुएशन चेंज की है, बाकी सारी चीजें सेम है। द मशीन वाज पुट टू यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स। अब साहब मैंने मशीन खरीदी ये सोच करके मैं इसका पूरा टैक्सेबल में यूज करूंगा। मैंने इनपुट ले ली, इनपुट मैंने खा लिया। अब सरकार कह मतलब मेरा ये मशीन जो है इसका 2 यूज होगा, टैक्सेबल भी होगा, एग्जेम्प्टेड भी होगा। अब क्या करें? क्या मैं सारा इनपुट रिवर्स करूंगा? जी नहीं। सरकार क्या कह रही है कि आप एक काम करो, उस 18 लाख रुपया जो था ना उसका रिड्यूस्ड वैल्यू निकालो। आज रिड्यूस्ड वैल्यू कैसे निकालोगे? वही क्वार्टर वाला सिस्टम। 3 क्वार्टर का वैल्यू आप निकाल लीजिए, यानी 18 लाख का 15% बाद दे दीजिए, 15,30,000 रुपया आपका आज की डेट में उसका वैल्यू आ रहा है इनपुट का। उस 15,30,000 रुपया का तो आप खा चुके हैं ना, इसलिए आपको ईसीएल में उसको क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। अब वो 15,30,000 जो बच रहा है साहब, उसको 60 से डिवाइड कीजिए। वही 12,700 25,500 आएगा, और एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड सप्लाई 12,750 आएगा। ये 12,750 रुपया आप मेरे को रिवर्ट कर दो, ठीक है ना? यानी जब तक आपने टोटली टैक्सेबल सप्लाई में यूज किया तब तक आपको कुछ रिवर्ट नहीं करना था। जब आपने पार्टली उसको यूज करने शुरू किया तो आपको रिवर्ट करना है, और वो इंटरेस्ट इस पर भी लागू होगा। ये सब प्रैक्टिकली कहानी थी 42 और 43 पर। अगर इस पर आप लोगों को कैलकुलेशन से संबंधित कुछ बात करनी है तो आप करते हैं, अदरवाइज अब हम लोग इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जाएंगे, जिसके लिए यहाँ विनोद जी लोहिया बैठे हुए अक्सर मेरे को बोला करते हैं कि बोला जब तक आप ये नहीं बोलते हैं तब तक मजा भी नहीं आता है। हाँ जी सर, what if the machine is put to use for production of taxable goods and as well as exempted goods with effect from 2 May 2019? ये तो मैंने कहा ना साहब, कॉमन क्रेडिट तो तभी आएगा ना जबकि हम टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों में ले रहे हैं, तभी हमें प्रोपोर्शनली रिवर्ट करना पड़ेगा। As per Rule 43, we have to do calculation for all assets like for e.g. mobile phone, computer, और Rule 43 is only for machinery. Sir, Rule 43 जो है वो मशीन और नॉन मशीन की बात नहीं कर रहा है, Rule 43 बात कर रहा है कैपिटल गुड्स की। अगर आप मोबाइल फोन को खरीदते हैं, उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने बुक्स में, तो जाहिर है कि वो कैपिटल गुड्स है और उस पर भी वो अप्लाई होगा। प्रैक्टिकली क्या करेंगे वो अलग मुद्दा है, अगर आप मेरे से लिटरली जानना चाहेंगे तो होगा। ठीक है सर? और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, विल नॉट द पीरियड फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स एक्सपायर? ये एक अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन है सर। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि 16(4) की जो टाइम लिमिट है
और सेक्शन 17(2) को जो रूल सपोर्ट दे रहा है उसमें कौन सा सरवाइव करेगा। तो ये मैटर जो है मेरे ख्याल से अभी सब जुडिस है, इस पर जब तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा है आप अपनी टैक्स की प्लानिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं कि भाई आपने अगर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन 17 में नहीं दी है। मैं 16 और 17 का मजेदार डिस्कशन आपसे करूंगा तो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या 16 सेक्शन 16 के ऊपर भारी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर भारी पड़ रहा है, अगर सेक्शन 70 इज नॉन ऑब्स्टेंटिव विद सेक्शन 16 है, तब आपको मिल जाएगा। इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। मनोज जी छाजेड़, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल एज वेल एज बिजनेस पर्पसेस गुड, calculation of amount of reversal of input will be in proportion to exempted supply and taxable supply। मनोज जी, तीन चार दिन पहले हम लोग इसी पॉइंट पर एक बार इसमें भी डिस्कशन किए थे, जीएसटी असम में भी मैंने एक लैपटॉप का एग्जांपल लेकर ये बात की थी। ये 43 का लेकुना है साहब, जो ये कह रहा है कि अगर आप पर्सनल यूज में भी कर रहे हैं तो उसका भी बटुआ जो प्रोपोर्शनेट होगा वो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल के रेशियो पे होगा। अब इस चीज को ऐसे पकड़ो आप। मनोज जी, आपके सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। आपने लैपटॉप खरीद लिया, ओके, और उसको आप बोल रहे हैं कि मैं एक इसमें 18,000 रुपया मैंने इनपुट है मेरा, इसको मैं यूज करूंगा घर के काम में भी, इसको मैं यूज करूंगा ऑफिस के काम में भी, लेकिन मेरा सारा का सारा सप्लाई क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है। इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, मेरा सारा टर्नओवर टैक्सेबल है। तो अब अगर मैं रूल 43 अप्लाई करता हूं 18,000 रुपये पर, 18,000 रुपया का मैंने क्या किया, 1/60 कर लिया, 300 रुपया निकाला, 300 रुपया into taxable supply by total supply is equal to 300 रुपया। I will have to revert nothing। समझ में आई बात? यानी एग्जेम्प्टेड सप्लाई ना हो और आपने गुड्स, कैपिटल गुड्स खरीदा, तो उसका इनपुट रिवर्ट करने का मैकेनिज्म 43 में है ही नहीं। ये देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, ये लेकुना है, एक्ट में नहीं रहनी चाहिए लेकिन है। रिंकू हरलाल का जी, सर, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स इनपुट ऑन ऑल पेटी एसेट्स एंड कीप अ ट्रैक ऑन इट? नॉट पॉसिबल, आई एग्री। लेकिन इन प्रिंसिपल कुछ चीजों को, जिस तरह हम लोग कोविड के साथ जीना सीख रहे हैं ना, उसी तरह जीएसटी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आपको रजिस्टर वगैरह उसी तरीके से बनवाने पड़ेंगे, रजिस्टर वगैरह उसी तरीके से बनवाने पड़ेंगे, और उनका अकाउंटिंग चार्ज लगेगा तो लगेगा। या फिर वो ये कहे कि मैं इनपुट छोड़ दे, अगर इनपुट क्लेम नहीं करता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, फिर रिवर्सल की बात ही नहीं करेंगे। अगर इनपुट लेना है तो 42, 43 को फॉलो करना पड़ेगा। 42 हर महीने एक बार होगा, साल में एक बार होगा, यानी साल में 13 बार, और 43 साल में सिर्फ 12 बार। चले सर? यानी इस प्रैक्टिकल कहानी पर मेरा मैटर खत्म हो रहा है। मैं आ रहा हूं कुछ क्रिटिकल डिस्कशन पर, उसके बाद हम आज की सभा को खत्म करेंगे। साहब, मैंने जब 16(1) की कहानी आपको बताई थी, मैंने एक बात बार बार जोर दे के आपको कहा, क्या कहा था कि 16(1) क्या, सेक्शन 16 हमें क्या बोल रहा है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा यदि आप उस इनपुट को इन कोर्स ऑफ बिजनेस यूज कर रहे हैं और या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा। क्लियर सर? सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? देखिए साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको आप देखिए, आने वाले समय में कोर्ट में इस पर जजमेंट आपको मिलेगा।
where the goods or services both are used by the registered person partly for effecting taxable supply and partly for exempt supply. यानी ये मान के चल रहा है कि आपका जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सप्लाई में ही यूज होना है, और वो कह रहा है कि जब पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट अगर है तो हमारा फॉर्मूला लगा दो। और फॉर्मूला में क्या कर रहा है वो, जो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्टेड है उसको बात दे देता है, बाकी सारा को कॉमन में ले आ रहा है। क्वेश्चन ये उठता है साहब, मेरे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जहां पर मैं कोविड की मेडिसिन बनवा रहा हूँ, डेवलप करवा रहा हूँ, वो मेडिसिन फ्लॉप हो जाती है, बनती नहीं है मेडिसिन, उस पर 10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 1 करोड़ 80 लाख रुपया मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर वो मिलेगा तो क्या उसको हम इफेक्टिव टैक्सेबल सप्लाई या इफेक्टिव एग्जेम्प्ट सप्लाई के साथ जोड़ सकते हैं? मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहा हूं, मैं बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर रहा हूं, उस पर जो मैं टैक्स दे रहा हूं, क्या ये कहा जा सकता है कि इट इज रिलेटेड टू इफेक्टिव टैक्सेबल सप्लाई और इफेक्टिव एग्जेम्प्ट सप्लाई? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और अगर कोई पार्टी रिस्क लेना चाहे बड़ा अमाउंट को, तो उस तरह के सारे खर्चे जो सप्लाई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, उस पर अगर आप पार्टली रिवर्सल नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा केस होगा, कोर्ट में कंटेस्ट करते हैं। दूसरी बात देखिए, मतलब कितना अच्छा सा एक्ट बनाया है इन लोगों ने। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में उन्हें कहा कि आपको इनपुट मिल जाएगा साहब, आपको पूरा परमिशन दे दिया। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज लगा दिया कि साहब ये पूरा सेक्शन 16 कुछ भी कहे ये कंडीशन आपको लगेगा। 17(1) और 2 में बोल रहा है कि आपको ये कंडीशन लगा रहा है, लेकिन 17(1) या 17(2) नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के साथ शुरू नहीं हो रहा है, यानी कहीं से भी सेक्शन 17 सेक्शन 16(1) को सुपरसीड नहीं कर रहा। अगर सेक्शन 16(1) को सुपरसीड नहीं कर सकता है तो ये किस तरीके से मेरा इनपुट को रिवर्ट करवा रहा है? टैक्सेबल सप्लाई। चलिए मैं तीसरा पॉइंट पे आ रहा हूं। ये कह रहा है कि टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्ट सप्लाईज दो पार्ट कर दिया। सब टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? टैक्सेबल सप्लाई इटसेल्फ इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई। साहब आप डिफिनेशन देख लीजिए, सेक्शन 2 क्लॉज 108 which says taxable supply means a supply of goods and services or both which is liable to tax under GST, जिस पर जीएसटी में टैक्स लग सकता है। और एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है? मीन्स ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are nil rated, exempted or non taxable supply. यानी टैक्सेबल सप्लाई इटसेल्फ इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ डिक्शनरी मीनिंग दे देता हूँ, सॉरी डिफिनेशन का मीनिंग यहाँ डाल देता हूँ, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्या अर्थ का अनर्थ बनेगा? और अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं डिफिनेशन के हिसाब से टैक्सेबल सप्लाईज को वैल्यू कर देता हूँ, तो हु इज गोइंग टू स्टॉप मी? चलिए अब मैं तीसरी बात पूछता हूँ। मैंने सामान खरीदा एग्जेम्प्ट में यूज करने के लिए, पार्टली नहीं कर रहा हूं टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के साथ, कौन से सेक्शन, कौन सा रूल जीएसटी का मुझे ये कह रहा है कि मैं उस क्रेडिट को नहीं ले सकता या उस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा? मैं इंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। न तो सेक्शन 16 मना कर रहा है, न सेक्शन 17 मना कर रहा है, न रूल 43 मना कर रहा है, न रूल 42 मना कर रहा है। इसको लॉ की ड्राफ्टिंग कहते हैं। एक स्लाइड्स और है, उसके बाद हम लोग मैटर को खत्म कर सकते हैं। रूल 42 में क्या कहा कि अगर आपने साल भर का कैलकुलेशन करके सितंबर से के रिटर्न तक आप रिवर्ट कर सकते हैं और उस पर आपको 18% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रूल 43 भी कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या रूल किसी एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी फास्टन कर सकता है? सेक्शन 17 कहीं भी एम्पावर्ड नहीं कर रहा है रूल मेकिंग अथॉरिटी को कि इंटरेस्ट लगाए। उसने सिर्फ मैकेनिज्म बताने का जिम्मा दिया है कि आप बताइए कि रिवर्सल कैसे होगा, और उस मैकेनिज्म के जो पावर दिया गया था, उस डेलीगेटेड पावर का एक्सेस यूज करके इंटरेस्ट कहां से डाल दिया है? किसने अथॉरिटी दी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट का क्लॉज लाने के? दूसरी बात कि इंटरेस्ट तो मेरा तब बनेगा ना जब मैं ड्यू डेट पर कुछ पेमेंट नहीं करूं। जब मैंने ड्यू डेट पर पेमेंट कर दी, मेरा सब कुछ मैं लॉ फॉलो कर रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट क्यों लगेगा? प्रतिभा प्रोसेसर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आप देखिएगा, एसोसिएटेड सीमेंट के केस में क्या कहा था इसको भी देखिएगा, और फिर तय कीजिएगा कि इसमें जो इंटरेस्ट लगाया गया रूल 42 एंड 43 में, क्या ये वायबल है, क्या ये टिकने वाला है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके साथ मैं अपने मैटर को समाप्त करता हूं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑल दिस थिंग्स। If I am right in saying that turnover of the particular month will be taken into account for reversal of common input, yes, चाहे 42 हो चाहे 43 हो, बिल्कुल होगा, वही है। Shankar Agarwal, if capital goods used at undeclared business place for use of taxable goods, then ITC can be claimed. आपका प्लेस डिक्लेयर्ड है या नहीं है, दैट इज टोटली अनदर मैटर। आपका बिजनेस में यूज हो रहा है अगर एसेट, तो आप इंटाइटल है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। आपका अनडिस्क्लोज बिजनेस प्लेस होने के चलते उसके लिए जो पेनल प्रोसीडिंग्स होगी वो टोटली ऑल टुगेदर अलग चीज है। लेकिन कोई भी लॉ जीएसटी का आपको नहीं रोक रहा है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। In case of a shed built in godown premises with asbestos or iron sheets with support of iron pipe pillars with nut bolts not involving any civil construction, is ITC allowable? In my opinion, yes, but still it is debatable issue. But if somebody comes to me for specific my suggestion, I will say you may take it, क्योंकि इमोबल प्रॉपर्टी नहीं बनती है ये। धनिंदर सुराना, थैंक यू सर। और कोई सवाल? अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, अगर 5 लोग भी मेरे को कमेंट देंगे तो मुझे को लगेगा जी यस मेरा पर्पस कुछ फुलफिल हुआ। क्या आप लोग चाहेंगे कि हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पर इस तरह की बातें करें? स्पीकर बदलते भी रह सकते हैं और हम लोग कुछ छोटे छोटे इश्यूज पर 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट का डिस्कशन करें। विशाल जैन, राहुल जैन, रितेश, धनिंदर सुराना, गुड सर, गुड। मैंने 5 की अपेक्षा की थी, उससे बहुत ज्यादा हो गए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोगों ने जितना आराम से इतने देर तक मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम ऑनर्ड।
फिर मिलेंगे। सब बखैर, गुड नाइट, थैंक यू।